तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कुक्को साफ सुथरा धुला हुआ मगर बगैर इस्त्री के जगह जगह से पेवन ज़दा यूनिफॉर्म पहने आखिरी सीढ़ियाँ उतर रही थी कि नीचे जीनों पर मुनिया को बैठे देखकर पूछे बगैर रह नहीं सकी। ऊपर इतनी गर्मी है और पंखे को चलाने नहीं देता कि बिल आएगा, यहाँ ठंडक होती है ना। और अभी चाचा बशीर साथ वाली सीढ़ियों से उतरकर अपनी दुकान पर चला जाएगा तो उनके बड़े से ऊपर वाले जीने पर जाकर मैं लेट जाऊँगी। ईमान से इतनी नींद आ रही है कि क्या बताऊँ। सारी रात खटमलो मच्छरों इस अल्लाह मारी लोड शेडिंग ने सोने ही नहीं दिया। सुबह ज़रा आँख लगी कि पंखे पर बैन लग गया। वो कहती मुँह खोलकर जमाइयाँ लेने लगी, मगर स्कूल नहीं जाओगी? कोको ने यूं ही पूछा, अगरचे इसका जवाब इसे मालूम था। इसने मुंह हिलाए बगैर हाथ हवा में पंखे की तरह चलाया। तुम जाओ, वो बाजी नसरीन तुम्हारा पूछ रही थी। कोको ने इसे आखिरी लालच दिया कि सिर्फ वो शायद स्कूल जाने पर तैयार हो जाए। बाज़ार से सौदे मंगवाने होंगे या रंग महल जाना होगा, और वो भला मुझे क्यों याद करेंगी? कह देना छुट्टी के टाइम चक्कर लगा लूँगी। वह आगे होकर साथ वाली नीम अंधेरे में डूबी सीढ़ियों की तरफ झांकने लगी। कब चाचा बशीर उतरे और वो जाकर नींद पूरी करे। तो ऊपर जाकर अम्मा का हाथ बढ़ा। आज तो सल्लू भी काम पर नहीं गया, दिहाड़ी तो आनी नहीं। शाम को पक्केगा क्या? अम्मा कह रही थी 5 दर्जन लिफाफे बन जाएं तो 25 रुपये तो मिल ही जाएंगे, वरना रात को फाका होगा। कोको ने इसे खौफ से डराना चाहा, जो वाकई इसके लिए खौफनाक तरीन था, भूखा रहना। तो रोज़ कौन सा हम शाही डिनर और नाश्ते करते हैं, जो आज अनोखी बात हो जाएगी। और ये सल्लू कमीना पेट दर्द का बहाना करके छुट्टी मार गया है। इसे कोई कुछ नहीं कहता। पहले कौन से वो डॉलर या पाउंड लाता है जो आज इनसे हाथ धोने पड़ जाएंगे। कहाँ रह गया ये चाचा बशीर? इसका नींद के मारे बदन टूट रहा था। अच्छा तुम ऊपर दफ़ा हो जाओ, अम्मा के साथ थोड़ा काम करवा दो। कोको ने आखिरी सीढ़ी उतरकर एक बार फिर इससे कहा। इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। नींद पूरी हुए बगैर तो मौत के फरिश्ते का भी कहा नहीं मान सकती मैं कि तुम्हारा मान लूँ। अच्छा एक शर्त पर अम्मा का हाथ बटाऊँगी। वो क्या? वो रुक गई। वो जो तुम्हारे स्कूल के सामने तीफ़े की दुकान है, वहाँ से आते हुए अमचूर तो ले आना। कसम से सबसे मज़ेदार अमचूर इसी का होता है। वो अमचूर की खटास मुंह में महसूस करते हुए आंख दबाकर चटखारा सा भर कर बोली, तुम खुद ले आओ, तुम क्या पर्दे में बैठी हो? वो समझी शायद वो किसी स्कूल की उस्तानी के देख लेने के खौफ से उधर नहीं जा रही। कैसे जाऊँ? कम वक्त के 5.5 रुपये उधार है मुझ पर। जब जाती हूँ छुप छुप कर भी गुजरूँ। कितनी दुकानदारी का रश हो, काना मुझे ताड़ ही लेता है। कसम से अम्मा का खौफ ना हो तो कब के इसके 5.5 रुपये उतार चुकी होती। वो ऐसे मायने खेज़ अंदाज में बोली, कुक्कू समझ कर भी अनजान बन गई। तुम पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो। मैं जा रही हूँ, और अमचूर के लिए मेरे पास चवन्नी नहीं जो मैं तुम्हें रुपए का ला दूँ। ऊपर जाकर अम्मा के साथ काम करो। वो जाते जाते इसे ताकीद कर गई, अगरचे जानती थी इस ताकीद का फ़ायदा कोई नहीं। इस वक्त चाचा बशीर खनकाता खों खों करता सीढ़ियाँ उतर आया था। लट्ठे की कड़कड़ करती शलवार और इसके साथ 2 घोड़ा बोस्की की कमीज़, सियाह खुस्सा और खिजाब लगे बालों के साथ इस पर पहली नज़र पड़ती अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो ख़ुद को कोई शय समझता है। मुनिया बेख्तियार अपनी सीढ़ियों के 2 जीने ऊपर फलांग गई। चाचा बशीर के जाती वो हिरनी की तरह उचकती उनकी सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो खुद में सुकड़ी सिमटी दुपट्टे के कोनों को मुट्ठी में जकड़े मोहतात अंदाज में जा रही थी, जब इसे फटे बांस जैसी आवाज़ ने इसके दिल की धड़कनों में इर्ताज सा पैदा कर दिया। कनखियों से बाईं तरफ देखा। सामने गुलजार और इसके मुस्टंडे यार खड़े थे। ओए बेगैर तो चलो दफ़ा हो जाओ, हयानी कमीनों। नाना दीन मोहम्मद अपने जैसे 2 साल खोलदा बूढ़े दोस्तों के साथ हुक्के को लबों से लगाए तहमत बांधे उखड़ू बैठा था। इस उम्र में भी इसकी बसारत और समात खूब काम करती थी। ख़ास तौर पर इस तरह की फिल्मी सिचुएशन को समझने में नाना एक लम्हा न लगाता। वह बाकायदा कोर्स की शक्ल में गाते हुए कोको के पीछे चलने लगे थे। इसका दिल चाहा पलटकर घर भाग जाए, दफ़ा करे इस पढ़ाई की शौक़ को। मुनिया की तरह बेफिक्री से मज़े करे। आखिर इसे क्या मिल जाएगा यह 7वीं जमात पास करके? कौन सा वो कोई डिप्टी लग जाएगी। मेरे ख्यालों पर छाई है एक सूरत। उनकी आवाज़ बुलंद से बुलंद तर होती जा रही थी, अगरचे इस पुख्ता गली में सुबह के वक्त की गहमा गहमी और शोर था। अक्सर ने कुक्कू की डरी सहमी चाल और खौफ व हरास से पीले पड़ते चेहरे को देखकर इसके पीछे आते गुलजार और इसके दोस्तों की खुली बदमाशी को मुलाहिजा भी किया, मगर अनजान बन गए। इसी वक्त बाएं तरफ की बगली तंग सीढ़ी टेढ़ी सी गली से काले रंग का खारिश ज़दा कुत्ता निकला और भौं भौं करता एकदम से गुलजार के कंधे पर चढ़ गया। ओह ओए ओह! इसने इस अचानक हमले पर बौखलाकर मोटी मोटी गालियाँ बकते कुत्ते को ज़ोर से नीचे पटका, मगर कुत्ता या तो भूखा था या वो वाकई कुत्ता था।
जो अपने भाई बंद को देखकर इससे लिपटा जा रहा था। इसके रंग उड़े ट्राउज़र के पांचे को मुंह में दबाए पूरा जोर लगाकर खींचने लगा। कोको ने इन्हें कुत्ते में मसरूफ़ देखकर तकरीबन दौड़ लगाते स्कूल तक का बकिया रास्ता तय किया था। रोज़ इसके साथ स्कूल तक सल्लू होता था और वापसी पर क्लास की दूसरी लड़कियां। आज सल्लू के ना आने से इस लोफर को तो मौका मिल गया था। स्कूल का भारी साल खोलता गेट आ गया था। वो इसकी चौखट को फलांगते हुए स्कूल के सेलन ज़दा उखड़ी ईंटों वाले ऊंचे नीचे फर्श वाली डेवड़ी में आ गई, जिसकी छत किसी ऊंचे गहरे गुंबद की तरह बुलंद और तारीक थी। ये 4 दीवारी भले बोसीदा साल खोलता किसी भी वक्त ढह जाने वाली है, मगर हम जैसी लड़कियों के लिए बाहर की दुनिया के मुकाबले में कैसी महफूज है। वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। यार सब कुछ इमरजेंसी में ही समझो हो रहा है। कार्ड्स वगैरह छपवाने का भी टाइम नहीं, और यूँ भी मुझे इन फॉर्मेलिटीज़ से चिढ़ है। सादगी से निकाह होगा, ट्यूसडे की शाम तुम्हें स्पेशल इन्विटेशन है। रिजवान बाहर जाने के लिए तैयार होकर निकलने लगा कि तेज़ी से अंदर दाखिल होते शहरियार ने इसे रोक कर बग़ैर किसी तमहीद के शुरू किया। तो लम्हा भर को तो रिजवान भौचक्का से रह गया। मुँह खोले टिकटिकी बांधे देखता रहा। मुँह तो बंद कर लो, बरसात का मौसम है आजकल। शहरियार ने खुद ही इसके खुले मुँह को दबाकर बंद करने की कोशिश की। मैं समझा नहीं। वो इसका हाथ थोड़ी से हटाकर सर झटकते हुए बोला, ज़ुबान तो मैंने उर्दू ही बोली थी, जो शकील भी नहीं थी, तो तुम्हें समझ में नहीं आई क्या? वो कहकर अंदर मुड़ गया और कुर्सी पर बैठकर जूते उतारने लगा। रिजवान गर्दन मोड़े इसे देखता रहा, फिर ढीला सा होकर अंदर आ गया। तुम्हारी इस अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ में 2-3 नकात सख्त नाकाबिले हज़म है। तुम और इतना बड़ा काम बग़ैर किसी प्लानिंग के कर डालो। मेरा मुंह तो क्या, दिमाग का हिलना भी नाकाबिले फ़हम नहीं हो सकता। अब बताओ। वो अपनी हैरत की वजूहात बयान करता एन इसके सामने आकर बैठ गया। ये इमरजेंसी तुम्हें लगती है, वरना मेरी प्लानिंग का हिस्सा है। फॉर्मेलिटीज़ से यूँ चिढ़े कि इसराफ में आ जाती हैं। और सादगी, हाँ तो मेरे भाई सादगी अच्छी भी है, सो इसको नापसंद करने की कोई वजह ही नहीं। टांगे फैलाकर सर कुर्सी की पुश्त पर करते बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में बैठ गया। लगता है कोई मोटी आसामी फंस गई है, इतना तो मैं तुम्हें जानता ही हूँ। चलो मान लेते हैं तुम ठीक कह रहे हो, जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। अब ज़रा इस मोटी आसामी पर रोशनी डालोगे? हरगिज़ नहीं। मंगल को साथ चलोगे बारात में तो देख लेना। बारात में? इसने खूब खींच कर कहा। माशाल्लाह क्या रफ्तार है बेटा, तरक्की करोगे तुम खूब, ये तो नज़र आ रहा है मुझे। वैसे इस शानदार बारात के और बाराती कौन होंगे, शहबाला कौन खुशनसीब करार पाएगा? रिजवान का अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था। यूँ ना घूरो, किस्मत हर किसी पर ज़िंदगी में एक बार ज़रूर मेहरबान होती है, थोड़ा इंतज़ार कर लो। मैं ज़रा नहा कर फ्रेश हो लूँ, फिर ज़रा शॉपिंग के लिए निकलना है अपनी फ्यांसी के साथ। सुबहान अल्लाह, रिजवान सर धुनने लगा। वैसे इत्तला तो ज़रा दूसरी थी। अगले पल कुछ याद आने पर वो बोला, कैसी इत्तला? शहरियार सीधा होकर बैठ गया और सामने लगे क्लॉक पर टाइम देखते हुए बेतवज्जही से बोला, सुना था कि ऑफिस में अफवाह गर्दिश कर रही थी कि जिन 5 लोगों को मॉस्को ट्रेनिंग के लिए 2 साल कोर्स पर भेजा जा रहा है, इनमें तुम्हारा भी नाम शामिल है। मैं समझा शायद इसी खुशी में जनाब लाल गुलाब हुए जा रहे हैं। बहुत बाखबर हो। शहरियार इसकी बात पर कदरे चौंका था। इतना बाखबरदार और चौकन्ना होना तो शहरियार साहब के रूममेट का हक बनता है। खबर तो दुरुस्त है, मगर ऑफिस के मामला तुम्हें मालूम है ना, च्यूंटी की रफ्तार से चलते हैं। मैंने मुनीर साहब के कहने पर अप्लाई तो कर दिया। सिर्फ मैं ही अप्लाई करने वाला नहीं, सो मैंने ये उम्मीद ही नहीं लगाई। हम अपने ऑफिसर्स के न इतने चहीते हैं, ना हमारे पास कोई सिफारिशें, सो इन फजूल उम्मीदों का फ़ायदा। तो आपने अपनी उम्मीदों का गुलशन कहीं और महकाने का सोच लिया, यही समझ लो। हाँ भाई, अपनी अपनी किस्मत। सरदाह भरकर उठ खड़ा हुआ। अब कहाँ चल दी? कंधे पर बैग डालकर ग्लासेस हाथ में लिए लाउंज से निकल रही थी, जब पीछे से खाला बी ने आवाज़ देकर पूछा, मैं? वो ठिठक कर रुक गई, उल्टा सवालिया नज़रों से इन्हें देखने लगी। तो बीबी तुम्हें ही कह रही हूँ, और इधर कौन सी रूह है जिससे मुँह मारी करूँगी मैं? तो नक्कर कहते हुए गीले हाथ दुपट्टे से साफ करते इसके सामने बैठ गई। अभी वो आ रहा है ना तुम्हें शादी की शॉपिंग करवाने और खाने के लिए बाहर ले जाने। अगरचे ना तो मुझे पसंद है, ना हमारे यहाँ ऐसी आज़ादी की रस्म है, पर क्या किया जाए, तुम्हारे साथ सभी कुछ निराला हुआ है। तो मेरे ख्याल में यूँ 2-4 बार शादी से पहले अगर तुम दोनों मिल लो तो एक दूसरे की तबीयतों को ज़रा समझ जाओगे। यूँ तो दिन ही बीच में 2 हैं, मिलोगे क्या? आज जाकर कुछ शादी के जोड़े जूते जेवर ख़रीद डालो, बस फिर घर बैठ जाओ तो अच्छा है, ज़रा रूप चढ़ेगा। कहते कहते वो खुद ही रंजीदा सी हो गई। खाला भी ये शादी वादी के लहंगे गरारे शरारे न मैंने ख़रीदने हैं और न पहनने हैं।
तो क्या ये लुंगी चढ़ाकर दुल्हन बनोगी? इनका पारा एकदम से चढ़ गया। उसके रैंकल फ्री जीन्स को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोली, ये भी बुरी नहीं। वो शरारत से बोली, इसकी भी क्या ज़रूरत है? बुरी तरह किलसते लबों में बुड़बुड़ाई, आइडिया अच्छा भी है और यूनिक भी। वो इसी शौक अंदाज में बोली, पिट जाओगी अमन मुझसे? वो तब कर बोली तो वो हंस पड़ी। खाला भी जस्ट कंप्रोमाइज़ कर रही हूँ, वरना भी मेरा दिल ये शादी वादी जैसे झंझट में पड़ने को तैयार ही नहीं था। बस, इसने कहते हुए तेज़ी से आंखें झपकाईं। जानती हूँ मेरी बेटी, ऐसी शादी को भला किसका दिल राज़ी होगा। मुझे एहसास है तेरे जज्बात का, पर क्या करूँ, शायद ये सब इसी तरह होना था। अच्छा सुनो, इन्हें कुछ ख्याल आया तो इसके और करीब हो गई। जी। इसने कलाई पर बांधी नाजुक घड़ी में वक्त देखा। तुम्हें शहरियार पसंद तो है ना? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको ही पूछने का। वो तंजिया बोली तो लम्हा भर को परेशान सी हो गई। नहीं, मैंने पूछा तो था शायद। वो हड़बड़ा कर बोली। एमन इन्हें देखती ही रह गई। लड़का तो अच्छा है, नेक, शरीफ, पढ़ा लिखा, अगरचे पैसे वाला नहीं लगता, पर इस मुई दौलत का कोई क्या भरोसा करे। कब किसका साथ देती है, तुम्हारे सामने है सब। वह जवाब में फिर चुप रही। कुछ बोलती क्यों नहीं? वो इसकी खामोशी से हरासा होकर बोली, क्या बोलूँ? इसने गहरा सांस लिया। घर की बात कर चुकी हैं ना आप इससे? हाँ। उन्होंने 4-5 छालियाँ इकट्ठी मुंह में डाली। खाला भी हूँ, क्या ठीक से बताएं ना? वो इनके मुबहम से जवाब से चिढ़ कर बोली। देखो, जहाँ तक तहजीब रवायत इजाज़त देती थी मैंने पूछ डाला। कुछ तसल्ली बख्श जवाब इसने नहीं दिया। मैं क्यों तुम्हें अंधेरे में रखूँ? उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह डाला। ये गिरह तो उनके दिल में भी थी। तुम इस मोए अंकल को फ़ोन करो, 2-4 महीने का टाइम ले लो। ऐसी भी क्या बेसब्री बेतबारी, ज़रा यहीं रहकर एक दूसरे को जान लो, एक दूसरे की माली हालत का इल्म हो जाए, फिर मिलकर कोई फ़ैसला कर लेना। सुबह इनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया था। घर हमें 5 दिन बाद खाली करना है, क्योंकि वो घर सेल कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो अंकल राशिद इनसे 2 माह का टाइम लेकर दे सकते हैं। वो आहिस्ता से उंगलियां चटखाते हुए बोली तो खाला भी के दिल को ढारस बंदी। तो क्या बोला तुमने? कह दिया होगा ना 2 महीने के वक्त का? नहीं, मैंने कह दिया कि घर की चाबियां 5 दिन बाद साथ वाले अंकल कुरैशी के घर से आकर ले लें। वो इत्मीनान से बोली। हैं, लड़की तेरा भेजा तो ख़राब नहीं? हद हो गई पागलपन की भी। चूल्हे में डालती हैं ऐसी खुददारी गैरत को। आदमी का कठिन वक्त ना निकाल सके जो। इन्हें तो सुनते ही जैसे आग लग गई थी। खाला भी परेशान ना हो, मैं आपके गले का हार नहीं बनूंगी। कई बार पहले भी कह चुकी हूँ, मेरी परवाह मत करें। आपको जानना है तो बिला खौफ और तरद्दुद चली जाएं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। इसी वक्त बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई तो वो कोई भी अगली बात किए बगैर तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। खाला भी हूँ कहकर सोफे पर बैठ गई, तेज़ी से छालियाँ चबाने लगी। आपने घर के बारे में क्या सोचा है? शहरियार इसे लंबी चौड़ी शॉपिंग करवाना चाहता था, मगर इसने सिर्फ 3 जोड़े ख़रीदे थे, 2 हल्के कामदानी वाले और एक फैंसी सूट। मुझे इस तरह के कपड़े पसंद नहीं, ना मैंने कभी ये पहने हैं। इसने मज़ीद इस तरह की शॉपिंग से इनकार कर दिया। मैचिंग जूते भी 2 ही हैं और शहरियार का ख्याल था शायद वो अपनी तरफ से इसके लिए और अपने लिए शॉपिंग करना चाहेगी। जब अमन ने ऐसा कोई ख्याल जाहिर नहीं किया तो इसने ढीठ बनते हुए खुद ही अपने लिए एक सूट ख़रीद लिया। मैं इसकी पेमेंट कर दूंगी। इसे कैश काउंटर की तरफ जाते हुए ख्याल आ ही गया। बस यही एहसास शहरियार को इसे दिलाना था। तुम और मैं अलग तो नहीं, मैं ही समझूंगा कि तुमने ही ख़रीद कर गिफ्ट किया है मुझे। टाइम कम है, वरना मेरा दिल तो तुम्हें ढेर और ढेर शॉपिंग करवाने का था। मुझे तो हैरत हो रही है, आम लड़कियों की तरह तुम्हें शॉपिंग का ज़रा भी शौक़ नहीं, वरना लड़कियां इन्हें ज़रा मौका मिले ऑफ़र कर दो तो बस। वो वाक़ियतन हैरान हुआ था। बहरहाल वो अमन को इतना सादा या दरवेश टाइप नहीं समझता था। शहरियार ने एक बार सरसरी सजी उल्दी शॉपिंग पर चलने को कहा तो अमन ने फ़ौरन इनकार कर दिया। मामा की कुछ पड़ी है, फ़िलहाल इसी से काम चल जाएगा। और शहरियार को तो इसमें दिल से खुश होने की कोई रमक भी इसके चेहरे, अंदाज या कैफियत में झलकती दिखाई नहीं दी थी। कई बार इसका दिल चाहा वह अमन से पूछे क्या वो इस बंधन के बंधने से खुश नहीं, या इसकी कोई और मर्ज़ी थी। अगर वो हाँ कह देती दोनों सवालों के जवाब में तो बस इसी हरस ने शहरियार को इन दोनों सवालों को लबों तक आने से रोक के रखा। इतनी थोड़ी सी शॉपिंग में भी इन्हें 4-5 घंटे लग गए। अब शहरियार इसे खाने की ऑफ़र ना भी करता तो वो ख़ुद इसे खाना खाने के लिए चलने को कह देती, क्योंकि अब इसे शदीद भूख लग रही थी। मेन्यू ऑर्डर करते इसने शहरियार से घर के बारे में मचलता हुआ सवाल कर डाला था जो किसी ऑक्टोपस की तरह इसका दिलो दिमाग से जकड़ा हुआ था। शादी तो हो जाने दो मेरी जान। वो इसके चेहरे को फोकस करते हुए ज़रा रोमांटिक से लहजे में बोला। थोड़ी देर के लिए वो चुप सी हो गई।
इसका दिल इस गहरी नज़र पर परेशान सा होकर धड़का था। महज एक मजबूत सहारे की तलाश के लिए ये शुरू किया गया है। शामिल हो गई थी धड़कनें। इसने पहले दिल की परेशान होती धड़कनों से पूछा था। जवाब मुबहम सा था, न साफ इनकार न सीधा इकरार। आपके पेरेंट्स का जो घर है आपने रेंट पर दे रखा है, वो खाली करवा लेना। चंद लम्हों बाद अपने जहनी खलफशार पर काबू पाते हुए इसने कदरे अपनायत भरे लहजे में कहा, इसका कोई फ़ायदा नहीं डियर। शहरियार ने बालों में उंगलियां चलाते हुए गहरा सांस लेकर कुर्सी से कमर टिका ली और इसे बराह रास्त देखने लगा। क्यों फ़ायदा नहीं? वो इस मसले को आज हल कर ही लेना चाहती थी। भाई वो घर तो निरा खंडर समझो। अब के कुछ बेजार सा होकर बोला, घर तो है ना? वो आहिस्तगी से बोली तो शहरियार ने नफ़ी में सर हिला दिया। कम से कम मेरी नज़र में नहीं, और फिर तुम्हारे लिए हरगिज़ भी नहीं। पुरजोर नफ़ी करते हुए बोला, फ़िलहाल। वो इसे कायल करने को बोली, फ़िलहाल यही ठीक है हम। वैसे मैंने डीलर से भी बात कर ली है, 2-4 दिनों में इंतज़ाम हो जाएगा। इसने बात ख़त्म करने को कहा और ऐमन यहीं के बारे में इस्तफसार न कर सकी। मुझे इसे साफ साफ बता देना चाहिए कि मैं इस घर को महज 5 दिन बाद खाली करने का वादा कर चुकी हूँ। इसने सोचती नज़रों से इसे देखा। अब इससे बढ़कर और क्या साफ लफ्ज़ों में बताऊँ? मोहतरम मासूम लापरवाह बने जा रहे हैं। वो इसे यूँ रिलैक्स अंदाज में मुस्कुराती नज़रों से अपनी तरफ देखते हुए पाकर बल खा कर रह गई। ये खाना किधर है क्या? ईमान से भूख की वजह से तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही। और ये हमारी शादी से पहले शायद आखिरी ऐसी रोमांटिक मुलाकात है जिसे तुम मुसलसल परेशान कुन खौफनाक बनाने की कोशिश की जा रही हो मेरी जान। शादी के बाद ये सारे मसाइल खुद ब खुद हमारे सरों पर डफ बजाने लगेंगे। न तुम्हें कहने की ज़रूरत होगी न मुझे जिताने की। हम दोनों इन मसाइल पर तवज्जो देने पर मजबूर होंगे। सो ये लम्हा गनीमत, प्यार की चंद घड़ियाँ, मोहलत के थोड़े से पल इस डिनर के बाद दोबारा न जाने कब आएँ भी या नहीं, तो तुम इन्हें फजूल खदशों के बायस क्यों बर्बाद करने पर तुली हो? ये सारी बातें सोच लेंगे मगर चंद दिन बाद। अभी तो थोड़ा एंजॉय करने दो। इसने बेख्तियार आगे की तरफ झुकते हुए टेबल पर पड़े इसके हाथ पर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से अपना हाथ ज़ोर से जमाते हुए सब कुछ कहा था। ऐमन ने इसकी कितनी बातें सुनी और समझी, इसे पता नहीं चला। इसका सारा ध्यान तो शहरियार के मजबूत तवाना हाथ के नीचे दबे अपने नाजुक से हाथ की तरफ था, जिससे बरकी लहरें निकल निकल कर इसके पूरे बदन में इंतशार बर्पा कर रही थी। प्लीज़, इसने कसमसा कर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालना चाहा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इसके चेहरे पर चमकती शौक सी मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी और हाथ का दबाव कुछ और भी बढ़ गया। शहरियार प्लीज़, सब लोग बैठें। अब के इसने पूरा जोर लगाते हुए हाथ निकालना चाहा और भींचती हुई आवाज़ में फरियाद की, बैठें तो क्या खड़े हो जाएं? मैं तो इस मौका की तलाश में बहुत दिनों से था। कहते हुए इसने ऐमन का हाथ उठाकर अपने हाथ में जकड़ लिया। ये तुम्हारा गिफ्ट 3 दिनों से मेरी पॉकेट में पड़ा था, मुझे इसे देने का मौका ही नहीं मिल रहा था। पहले सोचा था। इसने दूसरा हाथ कोट की जेब में डालते हुए कुछ बाहर निकाला। ब्लैक कलर की मखमली डिबिया थी। पहले शादी की रात देने का सोचा था, फिर सोचा इस रात तो सभी कुछ ना कुछ देते हैं। हमारी शादी एक ही बार तो होना है और तुम्हारी खाला भी ने वो एमरजेंसी नाफज की है कि मासूम हसरतें तड़प कर रह गई हैं। अपने मिलन में रोमांस के पल कितने महदूद हैं, बल्कि समझो हैं ही नहीं कि मंगनी तक नहीं हो सकी हमारी। इसने मखमली डिबिया से नाजुक से अंगूठी निकाल कर ऐमन के हाथ की तीसरी उंगली में पहना दी। देख लो मेरी नज़रों की पैमाइश कैसी फिट आई है। मैं अंदाजे से ख़रीद कर लाया था। रिंग वाकई इसकी उंगली में ठीक थी। ऐमन ने अपने यख हाथ की लर्जाहट पर काबू पाते हुए एक झींपती हुई सी निगाह अपनी सजी हुई उंगली पर डाली और हाथ अपनी तरफ खींच लिया। थैंक्स। इसके कांपते लबों से बदिक्कत निकला था। क्यूपिड का तीर चल चुका था। अब के इसे अपने दिल से पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा। वो इसकी तरफ झुकते हुए इसके गुलाबी शर्मगी चेहरे के रंगों को बड़े इश्तियाक से तके जा रहा था। ऐमन ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। लम्हा भर को ही इसकी नज़रों की तरफ देख सकी। दूसरे पल इन बोलती निगाहों का तकाजा जानकर इसने बेख्तियार निगाहें झुका ली। सिर्फ थैंक्स नहीं भाई, सिर्फ इस तरफ तवज्जो करो। खाना आ गया है। वो कुर्सी पर पहले वाली पोजीशन में बैठते हुए बेतकल्लुफ़ से अंदाज में बोला तो ऐमन ने मुस्कुराते हुए निगाहें उठाईं। 2 बैरे गर्मा गर्म खाने के ख्वान उठाए इन्हें टेबल पर सेट कर रहे थे। बिल मैं दूंगी। शहरियार ने अपने लिए कहवा मंगवाया था, जबकि ऐमन ने आइसक्रीम। आखिरी चमचा मुँह में डालती नीम गर्म नम नैपकिन से हाथ साफ़ करते हुए इसने कहा, ज़रूरी नहीं लेडीज़ फर्स्ट वाला कर लिया हर जगह इस्तेमाल किया जाए बिल के लिए। ओ गोल्डी। ऐमन की निगाह बिल्कुल अपने सामने आते गोल्डी और एनी पर पड़ी। वो दोनों भी इसे देख चुके थे। हाय। वो इसके पास आकर बेतकल्लुफ़ी से बोला,
हाय, वो आहिस्तगी से बोली। इसकी निगाह लम्हा भर को दोनों के आपस में जकड़े हाथों पर पड़ी थी। क्या हो रहा है? गोल्डी ने एक सरसरी सी निगाह शहरियार पर डाली थी। हो नहीं रहा, बल्कि हो चुका है, मायनी ख़ेज़ अंदाज में बोली। मतलब? इसने आंखें स्केट कर एक बार फिर शहरियार को देखा। भाई खाना हो चुका, और क्या मतलब? एमन खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। तुम्हारा सेल ऑफ है, बंटी शाम से ट्राई कर रही थी। पता नहीं क्यों एमन को लगा गोल्डी का मूड ऑफ सा हो गया है। वो तो आजकल तुम दोनों का रहता है, शायद मेरा नंबर देखकर ऑफ हो जाता है। वो जिताने वाले अंदाज में बोली। ऐसी तो कोई बात नहीं, अलबत्ता तुम्हें नई रोशनियों ने मसरूफ़ सा कर दिया। वो भी इसी लहजे में बोला था। नई रोशनियाँ? इसने मासूम बनने की एक्टिंग की। ओह यू मीन शहरियार। इनसे मिलो, ये शहरियार है। और शहरी? ये गोल्डी, मेरा बचपन का दोस्त। वो पुरजोश अंदाज में बोली, जबकि शहरियार का दिल इसके शहरी कहने पर खुशी से उछलकर बाहर आने लगा था। शहरियार ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ आगे बढ़ाया, जिसे गोल्डी ने महज उंगलियों से छुआ और अपना हाथ खींच लिया। ओ यार, मैं मुकम्मल तारुफ तो करवाना भूल ही गई। शहरियार इज़ माई फियांसी। इसे गोल्डी के चेहरे के सख्त पड़ते नकोश अजीब सी खुशी दे रहे थे। फियांसी? इसके लब सुकड़े और आंखें भी। एमन ने कंधे उचकाकर इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारी ये बचगाना आदत गई नहीं? जोश में आकर नए दोस्त बनाने, चंद ही दिनों में उनसे बेजार होकर दोस्ती पर लात मारकर आगे बढ़ जाने की। गोल्डी अपने दिली जज्बात को ज़्यादा देर छुपा ना सका। यह आदत भी तुमसे ही हायर की है मैंने, याद है ना तुम्हें? वो मज़े से बोली। ओके, तो 2 दिन बाद फंक्शन में तो आ रही हो ना, मेरी और एनी की एंगेजमेंट के फंक्शन में। और प्लीज़ शहरियार को भी ज़रूर साथ लाना, इन्हें भी तो ज़रा पता चले एंगेजमेंट किस चिड़िया का नाम है। वो तंजिया लहजे में बोला। सॉरी यार, हम तो शायद तुम्हारे फंक्शन में शामिल ना हो सकें। हमें एक और फंक्शन में शिरकत करना है, जिसमें हम पहले से इन्वाइटेड हैं। वो माजरत खाना अंदाज में कहते हुए उठ खड़ी हुई। क्या मतलब? कौन सा फंक्शन? न जाने गोल्डी को क्यों इतना गुस्सा आया जा रहा था। 2 दिन बाद, ठीक तुम्हारे फंक्शन वाले दिन, मेरी और शहरियार की शादी का फंक्शन है। इसे तुम्हारा और बंटी का फ़ोन ट्राई कर रही थी। तुम दोनों न जाने क्या समझे कि एम्मा क्यों तुम दोनों को बार बार फ़ोन किए जा रही है। इसीलिए मेरा नंबर देखकर तुम दोनों, इट्स ओके, अब भूलना नहीं। ट्यूसडे की शाम को तुम दोनों ने आना है, बल्कि एनी को भी लेकर आना, ताकि इसे भी पता चले ज़्यादा पायदार रिश्ता कौन सा होता है, वो जो मंगनी के बाद जुड़ता है या वो जो शादी के बाद। ओके बाय, मैं वेट करूँगी तुम दोनों का, सॉरी तीनों का। सी यू। वो हाथ हिलाती इसका कंधा थपकती इसके पास से निकाल आई, तो शहरियार भी उठकर इसके पीछे चल दिया। ये तो बहुत ओवर सी हो रही है, तुम्हारी ख़ास उल ख़ास फ्रेंड। एनी ने गोल्डी के जलते दिल पर फांस रखा। यह अलग बात कि गोल्डी के जलते दिल पर इस वक्त बर्फ़ का पूरा ब्लॉक भी रख दिया जाता तो जलन में कमी वाकई नहीं हो सकती थी। इसके कानों में अभी तक एमन की खनकती हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। शायद इस दोस्ती पर हंसकर गई थी जो कभी उनके दरमियान थी। गोल्डी ने एक बेजार सी नज़र एनी पर डाली और आगे बढ़ गया। इसे खुद अपनी हालत की वजह समझ में नहीं आ रही थी। वीनस शहर, जिसकी गलियों में नहरें बहती थीं। गलियों के दोनों जानिब पत्थर के कदीम मकानात थे। उनके संगे मरमर की 12 दरियाँ, गैलरियाँ ऊपर को झुकी हुई थीं। समंदर का पानी मकानों की दीवारों और सीढ़ियों से टकराकर हचकौले खाता था, तो इन पानियों में चलती कश्तियाँ डोलने लगती। वो एक कदीम 2 मंजिला मकान था, जिसकी दीवारें स्याह मोटे पत्थरों की थी। उनकी कश्ती इसी मकान के आगे आकर रुकी थी। पहली नज़र में खौफनाक पुरस्रार सा वो कदीम घर जैसे इन्हें दबोचने को आगे बढ़ा था। इसे बहुत डर लगता था। वो इस घर के अधखुले भारी लकड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। अंदर एक कुशादा डेवड़ी थी। डेवड़ी के आगे भी मेहराबी दरवाज़ा था, जो आधा ही खुला हुआ था। इन्हें दावत नज़ारा देता हुआ और घबरा घबरा कर अपने साथ चलने वालों को देखती। दरवाजे की दूसरी तरफ एक छोटा सा सहन था, जिसके वस्त में एक फव्वारा था, या कभी रहा होगा। जिनेवा से आखिरी स्टॉप के आगे बल खाती सड़क है, और सड़क के दोनों जानिब आबादी। दाएं हाथ पर ढलवान थी और मकान थे। कभी कभी नीचे उतरते रास्तों के आखिर में झील के पानी नज़र आ जाते थे। उसने वर्क का धूरा छोड़कर 10-15 सफ़हात से आगे पढ़ना शुरू किया। इसके मकान, रेस्टोरेंट, पार्क बेहद नफीस हैं। एक बड़े पार्क में एक बहुत बड़ी घड़ी है, जो फूलों से बनी है। इस बेपनाह दिलकशी के बावजूद यहाँ एक उदासी का एहसास होता है, जो सिर्फ मर्ग में होता है। और ये उदासी अक्सर शहरों में एक इंतहाई बुलंद चट्टान में से एक दरमियाने दर्जे की आबशार नीचे सड़क तक आ रही थी। इसने एक बार फिर तवील सांस लेकर ये डायरी भी बंद कर दी। इस वक्त डायरी की आगोश से कोई कागज़ फिसल कर नीचे गिरा था। आदाब,
मुनव्वर हुसैन साहब, आपका पुरजोश वेलकम मुझे मजबूर कर गया कि मैं इन सफ़रनामों की पब्लिशिंग के सिलसिले में आपसे रब्ता करूं। हालांकि मैंने आपके अलावा 2 और बड़े पब्लिशर्स को भी उनके मुसव्वदा का कुछ हिस्सा भेजा था। मैं इस हफ्ते अपने हस्बैंड के साथ आपके पब्लिशिंग हाउस आऊँगी और इन 4 किताबों के मुसव्वदे आपको दे जाऊँगी। उम्मीद है आप माहिदे की तमाम शराइत की पासदारी करेंगे। नेक तमन्नाओं के साथ, शुमाइला ताहिर। ख़त पर जो तारीख दर्ज थी उनके बाहर जाने से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की थी। शायद मामा इस पब्लिशर से मिलकर गई हों और इन सफ़रनामों के मुसव्वदे अगर इसे दे आई हों तो ये डायरियाँ। वो सोच में पड़ गई। ये डायरियाँ इसने अक्सर मामा के पास देखी थी, बैरून मुल्क सफ़रों के दौरान भी, वो अक्सर अपने बेडरूम स्टडी में भी। इसकी मामा एक अच्छी कलमकार थी, अगरचे इसे लिटरेचर या सफ़रनामों जैसे सिन्फ को कभी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ने का इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ था। इस तरह की चीज़ें पढ़ने की शायक लोगों को अपील कर सकती हैं ये चीज़ें, तो गोया इन याददाश्तों को छपना चाहिए और कुछ नहीं तो मामा की याद के तौर पर ही सही। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से पहलू मुझसे पोशीदा ही रखे, जैसे उनका लिखने का हुनर और मुझसे मोहब्बत का जज्बा। अपनी बीमारी की नौयत और जाते हुए मुझे कंगालपन का आखिरी तोहफ़ा देना। शायद इन सफ़रनामों के शाया होने के बाद मुझ पर उनकी शख्सियत के कुछ और भेद भी खुलें। तो मुझे इन मुनव्वर हुसैन साहब से जाकर मिलना चाहिए। वो 4 डायरियाँ तरतीब से रखते हुए ख़ुद से बोली, ये यकीनन एक नया काम होगा, नई चीज़ कम अज़ कम, और पापा के हल्का अहबाब के लिए उनका एक नया तारुफ। वो मुझे जाते हुए क्या दे गए, इससे कतई नज़र मैं इन्हें क्या तोहफ़ा भेज रही हूँ, इस पर गौर करना चाहिए। वो 4 डायरियाँ इसने एक तरफ रखीं और अलमारियों के खुले पट देखने लगी। वार्डरोब में कुछ ख़ास कपड़े नहीं थे, बस 2-4 कीमती से जोड़े होंगे जो इसने पहले ही अपने सूटकेस में रख लिए थे। बाकी इसके लिए बेकार थे। वो इसने कुरैशी अंकल की मिसेस को देने के लिए अलहदा कर लिए। वो ख़ुद ही जिसे चाहेंगी दे देंगी। पापा के 3-4 अच्छे कीमती ड्रेसेस इसने शहरियार के लिए अपने सूटकेस में रख लिए। बाकी कमरों से इसका कुछ भी उठाने को जी नहीं चाहा था। सिर्फ मामा के 2 इंतहाई नाजुक और हल्के से सेट थे, जिनमें एक नीलम का था और दूसरा रूबीज़ का, मगर वो इतने हल्के वज़न के थे कि शायद उनकी वैल्यू इसके तसव्वुर से भी खासी कम निकलती। वो अपनी बीमारी की वजह से ज्वेलरी बहुत कम बल्कि शाज़ व नादिर ही इस्तेमाल करती थी। उनकी शॉपिंग ज़्यादातर सादा मलबूसात की ख़रीदारी और किताबों से मुतालिक होती थी। बाकी पूरे लॉकर के तमाम खाने खाली थे। इसने एक आखिरी नज़र कमरे में डाली। कैसे अजनबी पराए पराए से दरो दीवार लग रहे थे, जैसे इसके वजूद से भी बेजार हूँ कि ये कब यहाँ से निकलेगी। खाला भी ने इससे कहा था जो ज़रूरी सामान समेटना हो आज इकट्ठा कर लो, फिर कल का दिन है बीच में और परसों शादी। वो दीवार गिर आईने में अपना अक्स देख कर चौंकी थी। मेरी शादी। इसने कॉलर वाली पिंक कलर की शर्ट के साथ हम रंग ट्राउज़र पहन रखा था। अभी इसे अगले माह 19वां साल लगना था। अगले माह मेरी 18वीं सालगिरह है और ये शादी बीच में कहाँ से आ गई। मुझे नहीं करना चाहिए, सीधा सा हल है। अंकल राशिद से कहकर साल 6 महीने की मोहलत ले लेती। खाला भी जाती हैं तो जाएं, मैं अपनी स्टडीज़ दोबारा स्टार्ट करती। इस दौरान कोई पार्ट टाइम जॉब। ओ एम्मा, ये सारे बोगस ऑप्शंस पहले भी कई बार सोच चुकी हो। इनमें से एक भी काबिल अमल नहीं और काबिल कबूल भी नहीं। इस खुसट अंकल की मिन्नत क्यों करूं भला। माई फुट। इसे एकदम से फिर अंकल राशिद का प्रपोज़ल याद आ गया तो दिमाग में उबाल से उठने लगे। इसी वक्त इसके सेलफ़ोन की रिंगटोन बजने लगी। शहरियार कॉलिंग। चंद लम्हे सोचने के बाद इसने कॉल रिसीव कर ली। वो इसके सुस्त से हेलो के जवाब में खासा पुरजोश था। इसने गहरा सांस लेते हुए सेल कान से लटकाया और बेड पर औंधा लेटकर फ़ज़ा में टांगे हिलाते हुए शहरियार से बातें करने लगी। कभी वो इसी स्टाइल में लेटकर गोल्डी और बंटी से घंटों बातें किया करती थी, और अब शहरियार। इंसान के हालात, तरजीहात, मौसम की करवट से भी पहले बदलते हैं। ये सूटकेस और बैग किसका है खाला भी। वो सुबह नाश्ते के बाद तैयार होकर बाहर निकल रही थी जब लाउंज में रखे अजनबी से सूटकेस और खूब फूले हुए बैग पर नज़र पड़ी। शहरियार का सामान है। खाला बी ने बेनियाजी से जवाब दिया। शहरियार का? मगर क्यों? इसे झटका सा लगा था। भाई जब तक इसे घर नहीं मिलता तो फ़िलहाल इसे कहीं तो रहना है। वो इसी बेखबरी के से आलम में शहरियार की हमदर्दी में बोली। कहीं का क्या मतलब खाला भी, आपको भी मालूम है ये घर हमारे पास 3 दिनों के लिए है। तो वो एकदम चीख कर बोली, ए बीबी, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी जो 3 से 13-15 हो गए। अब घर मिलेगा तो कहीं जाएंगे ना, या सामान उठाकर सड़क पर जा बैठें।
वो यूं चमक कर बोली जैसे सड़क पर बैठने में इनका मुकम्मल साथ देंगी। खाला भी इस बात को आप डन समझें, हमें इधर 3 ही दिन रहना है। मैं इन शहरियार साहब को बता भी चुकी हूँ। अगर उनके समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ इन्हें आसान लैंग्वेज में समझा दें। मैं 3 से ऊपर चौथा दिन भीख में भी नहीं लूँगी। वो एक एक लफ्ज़ यूँ चबा चबा कर बोली जैसे 3 दिन अभी पूरे हो रहे हैं और चौथा दिन बस तुलू हुआ ही चाहता है। मैं तो इसे दबे दबे लफ्ज़ों में कई बार बतला चुकी हूँ। अब अगर वो अनजान बनता है, पर बात अनजान बनने की भी नहीं है। अब गरीब रातों रात कहाँ से अलादीन का चिराग हासिल करके किसी जिन की खिदमत ले। तुम जानो इस महंगे शहर में अच्छी रिहाइश का फौरी इंतज़ाम किसी जिन के ही बस की बात होवे है, किसी इंसान के नहीं। खाला भी ने जिस तरह आंखें माथे पर रखी हुई थी, इससे साफ नज़र आ रहा था वो सिर्फ ये 48-72 घंटे निपटाने के चक्कर में है। बस उनका काम ख़त्म। इसने एक दुख भरी नज़र उन पर डाली और ख़ामोशी से बाहर जाने लगी। अब तुम कहाँ चल दी? इन्हें एकदम से कुछ याद आया तो इसके पीछे लपकी। एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ, रुके बगैर बोली। ए बीबी, कुछ खौफ खुदा करो, आज तुम्हारी मेहंदी है, अपनी दोस्तों को बुला लेना था। कम बफ मुफ्त खोरों के टोले को। इतने दिनों में गुलछर्रे उड़ाने तो सुबह शाम इस घर की दहलीज़ खेड़े डालते थे, और अब यूँ गायब जैसे गधे के सर से सींग। वो इसके पीछे आते हुए बोलती जा रही थी, बहुत ही कम वक्त है ये सब। सॉरी खाला भी, मुझे नहीं मेहंदी वेंदी का शौक़, और ना आपको जमघटा अच्छा लगता है। बेजार सी रुक कर बोली, एल्लो, मेहंदी तो हमारी रिवायत है, सदियों की समझो रस्म, जिससे इनकार तो बदशगुनी समझा जाता है। और तुम? होंठ पर उंगली रखकर हैरत से बोली, प्लीज़ खाला भी, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, सदियों पुरानी है या मिनटों पुरानी। चिढ़कर बोली, अब प्लीज़ मुझे जाने दें, पहले ही मैं खासी लेट हो चुकी हूँ। वह झल्ला कर कहती तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। जी हमारी इनसे बात भी हो गई थी। एक किताब का मुसव्विदा तो उन्होंने हमें भिजवा भी दिया था। आपके पास 4 किताबों का है, जबकि 5वीं किताब का मुसव्विदा हमारे पास है। फिर उन्होंने बाकी के लाने, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का वादा किया। इसके बाद आखिरी बार इनका फ़ोन आया कि मुल्क से बाहर जा रही हैं। हम यही समझे। वो आदमी नज़रें झुकाते उठाते, कुछ रुक रुक कर बोलते, लम्हा भर को खामोश हुआ। खूबसूरत फ्रेम वाली ऐनक उतार कर अपने आगे पड़े मेज़ की ग्लास टॉप पर रखा। ये यहाँ का प्ले सेंटर था और अंदर उनका शानदार ऑफिस, और मुनव्वर हुसैन साहब इसे ऑफिस में ही मिल गए। इसे आधे घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। वो अपने किसी क्लाइंट से मीटिंग में मसरूफ़ थे, और इस दौरान वो इनके ऑफिस और डिस्प्ले विंडोज़ में पड़ी इंग्लिश उर्दू की खूबसूरत आउटलुक वाली किताबचे देखती और पढ़ती रही। सेंटर और ऑफिस दोनों का माहौल खासा मुतासिर कुन था। मुल्क के मशहूर तरीन मुसन्निफ़ीन की किताबें ऐसी बुक हाउस से कई सालों से मुसलसल पब्लिश हो रही थी। बल्कि लास्ट वीक हमारे सेक्रेटरी ने आपके घर फ़ोन भी किया था। कोई मुलाजमा खातून थी, शायद वो बात को समझ नहीं सकी। उन्होंने हमारी पूरी बात सुने बगैर फ़ोन ही रख दिया। तो हमने यही सोचा कि कुछ दिन और इंतज़ार करके फिर राब्ते की कोशिश करेंगे। और अब आप उनकी मौत की खबर सुना रही हैं। बहुत दुख हुआ सुनकर, बहुत ज़्यादा। इसने सबसे पहले मुनव्वर हुसैन साहब के सामने उनके हाथ का लिखा ख़त ही रखा था। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक या चाय का पूछा, इसने मना कर दिया। अब फिर आगे क्या इरादे हैं? थोड़ी देर इधर उधर की 2-4 बातों के बाद असल मकसद की तरफ आई। देख चुका हूँ मैं इनका पहला मुसव्विदा, ठीक है दिलचस्प भी है, पर ऐसा है कि आजकल मार्केट में यूँ भी बेतहाशा सफ़रनामे आ चुके हैं। हर मुल्क, हर शहर से मुताल्लिक जो शख्स आ गिरे, फिर भी आता आकर एक मुबालगे से भरपूर सफ़रनामा लिख मारता है। पब्लिशर्स ने भी रोज़ी कमानी है, वो भी शाया कर देते हैं। चूँकि मैं आपकी वालदा मोहतरमा से वादा कर चुका हूँ, तो कम से कम एक बार इन किताबों को ज़रूर शाया करूँगा। पहले एक किताब और उसके बाद ज़रा वक्फे से 2, फिर बाकी की 2। इसमें आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, 2-4 माह भी लग सकते हैं और साल भर से कुछ ज़्यादा भी। और इंशाल्लाह हम आपको इनकी पेमेंट उनकी प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक करेंगे, कम से कम मार्केट रेट से ज़्यादा। चाहें तो आप मार्केट जाकर चेक कर लें। वह अब खालिस्तान कारोबारी अंदाज में कह रहे थे। अब मुझे कब आना होगा? कदरे उकताहट भरे अंदाज में बोली। मैं हफ्ता 10 दिन में आपको कॉल करूँगा। उनका मुताला करके फिर आपको आकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि हम कितने अरसे के लिए इन किताबों के राइट्स लेना चाहते हैं। उनकी बात ख़त्म होने से पहले वो उठकर खड़ी हो गई। ओके, मैं आपकी कॉल का वेट करूँगी, गुड बाय। अगली कोई भी बात कहे बगैर वो चारों डायरियाँ इसी टेबल पर छोड़कर बाहर निकल आई। ये ज़िंदगी भी क्या गोरख धंधा है, इसके असबाब की खातिर क्या दौड़ धूप लगी है। ग्लासेस के पीछे से चुंधियाने वाली रोशनी और सड़क पर भागती दौड़ती ट्रैफिक और लोगों को देखकर इसने सोचा,
और ऐसे क्यों होता है कि हम जिंदगी को इस ऐनक से देखते हैं जो हमारी अपनी आंखों पर चढ़ी है। हमें दुख मिले तो हमें दूसरों के दर्द का एहसास होता है। वो बिल्कुल गायब दिमागी के आलम में थी। इस शोर में इसे सेल फ़ोन की मुसलसल बजती टोन भी सुनाई नहीं दे रही थी। हाय, वो जैसी लाउंज में दाखिल हुई, सामने बैठे गोल्डी, बंटी, लिल्ली और फवाद ने एक साथ कहा। एनी इसके अकब में पड़े तन्हा सोफे पर बैठी थी, फौरी तौर पर इसके नोटिस में आ नहीं सकी। हाय, इसने दांत किचकिचाते हुए लबों में कहा। अब इन लोगों से फजूल की दोस्तियां निभाओ। इसे कोफ्त ने आन घेरा। तुम्हारी आंट तो फरमा रही हैं आज तुम्हारी मेहंदी है, तुम तो टॉम बॉय बनी फिर रही हो। ये चक्कर क्या है? तुम्हारी दुम कहाँ है? बंटी आंखों में तमस्खुराना शोखी लहजे में तंज लिए बज़ाहिर बड़े इखलाक से बोली थी। मेरी दुमें। वो रुकी, एक जिताती निगाह इन चारों पर डाली। वक्त के साथ बदलती रहती हैं। तुम किस दुम की बात कर रही हो? एन बंटी के सामने और एनी के साथ पड़े सोफे पर जा बैठी। तंज कर रही हो? फवाद ने कदरे दुखी सा होकर कहा। नहीं, हकीकत बयान कर रही हूँ फवाद डियर। हमने पढ़ तो रखा है कि हकीकत हमेशा दुख देती है, और इस कसौटी को परखा अब जा रहा है। तुम्हें हुआ क्या है? किसी ने तुम्हें हर्ट किया है? लिल्ली बेसाख्ता इसकी हमदर्दी में बोली। नहीं, किसी ने मुझे हर्ट नहीं किया, मैं खुद हर्ट हुई हूँ डियर। इसे लिल्ली की बात पर रोना सा आने लगा था। अच्छा, फजूल बातें नहीं। हम तो समझे तुम अपने फियांसे के साथ लंबी चौड़ी शॉपिंग पर निकली होंगी, और हम यहाँ तुम्हारे इंतज़ार में बैठे बैठे बूढ़े हो जाएंगे। गोल्डी चमकती निगाहों और इस बेनियाज से टोन में बोला जिसमें वो आजकल इससे बात कर रहा था। काश ऐसा हो सकता। वो बेचैन से लहजे में बेख्तियार बोली। क्या शॉपिंग या हमारा बूढ़ा होना? बंटी ने फ़ौरन इसकी बेचैनी पर कहा। दोनों बातें है ना एम्मा? फवाद ने जल्दी से अपने तौर पर जवाब दिया। यार, मैं इन सबको तुम्हारे शाहकार से मिलवाने के लिए लाया हूँ। तुम नखरे दिखा रही हो। बुलवाओ इसे कॉल करके। गोल्डी इसके सुस्त से अंदाज पर कदरे झल्ला कर बोला। यूँ भी इसे हर काम की जल्दी होती थी। भाई, शाहकार यूँ ही तो मंजर आम पर नहीं आते महज एक कॉल कर देने से। शाहकार का तो सालों बल्कि सदियों तक इंतज़ार किया जाता है। क्यों एनी डियर? इसे बेजार सी एनी को मुखातिब करके इस्लाह हासिल बहस में घसीटने पर अनोखा सा लुत्फ़ आया था। एनी ने नाक चढ़ाकर अपनी लाइल्मी का इजहार करना मुनासिब समझा। माशाल्लाह, ऐसी भी तोप चीज़ नहीं है। यूं ही से थे हज़रत, जैसे आम से नौजवान आजकल सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं। वो भी किसी सस्ती कंपनी के प्रोडक्ट मुतारफ़ कराते, लोगों के आगे पीछे फिरते, मिन्नतें करते। सर सर प्लीज़ एक बार आजमा कर देखें। इसे याद नहीं था इसके और गोल्डी के दरमियान कभी हसद, रकाबत या किसी किस्म के मफाद का रिश्ता रहा हो। मगर इन 4 हफ्तों में किस तरह दोनों ने तय कर लिया था कि अब जब भी बोलना है एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही बोलना है। सच कहा तुमने। एम्मा गहरा सांस लेकर सीधी हुई तो गोल्डी के आम से चेहरे पर कैसी चमकती फातहाना सी ख़ास मुस्कुराहट उभरी थी। मैं भी पहली नज़र में एनी को देखकर यही समझी थी, जो डोर टू डोर एंड शॉप टू शॉप सर्फ, साबुन, गरम मसालों के पैकेटों के एडवर्टाइज़र करती बेचारी सी लड़कियां होती हैं ना, इन्हीं में से तुम्हारी ये कज़न है। वो टांग झल्लाते मज़े लेकर बोली। इसका वार इतना सख्त था कि एनी तो एनी, गोल्डी और बंटी भी अपनी नशिस्तों से यूँ उछले जैसे उनके नीचे स्प्रिंग लगे हों। इसीलिए तो तुम इसे अपनी दुम बनाए हर जगह साथ लिए फिरते हो। कहीं लोग सचमुच रुक कर इस बेचारी आम सी सूरत वाली तुम्हारी फियांसी से किसी आम सी कंपनी की घटिया प्रोडक्ट की प्राइस और क्वालिटी ना पूछ बैठें। इन्हें यूँ उछलते देख कर और तभी महफूज होते हुए बोलती गई, शट अप यू बिच। एनी का चेहरा सुर्ख अंगारे की तरह भड़क उठा था और एनी के चेहरे से निकलती संगारे की शुआएं लेज़र किसी रफ्तार के साथ गोल्डी और बंटी में मुंतकिल हुई थी। माइंड योर लैंग्वेज, तो मेरे घर में खड़ी हो। इसके दांत भींच कर गाली देने पर एमन गुर्राते हुए उठ खड़ी हुई थी। तुम्हारे घर? गोल्डी गुस्सीले चेहरे से इसके सामने खड़ा था। लानत हो तुम पर और तुम्हारे घर पर। चलो एनी। इसने एक झटके से एनी का हाथ थामा और इसे घसीटता हुआ बाहर निकल गया। बाकी तीनों ने भी इसकी तकलीद करने में 1 मिनट की भी ताख़ीर नहीं की। एमा, ये तुम हो? मुझे अफसोस हुआ है। फवाद इसके पास से गुजरते हुए कदरे दुखी लहजे में कह गया। ज़रा तन्हाई में ख़ुद को फेस करना। लम्हा भर में लाउंज खाली हो चुका था। उनकी कीमती मलबूसात से उठती मुख्तलिफ मशहूर कुन खुशबुएँ इनके जाने के कुछ देर बाद तक लाउंज में इसके इर्द गिर्द चकराती रहीं। फिर जैसे मायूस होकर वो भी रुखसत हो गई। ये कहाँ गए? घंटे में तो साबर पेप्सी की बोतलें लाया, और ये लोग क्या अंदर गए? खाला भी खनकते गिलासों और 2 जगहों में पेप्सी की बोतलें, ढेरों बर्फ़ की टुकड़ियाँ डाले अंदर आते हुए रुक गईं। जी नहीं, वो मुड़कर जाने लगी। तो कहाँ गए? जहन्नुम में।
हलक के बल चिल्लाई और अंदर कमरे में भाग गई। फिर वो 3 घंटे यूं ही कमरा बंद किए पड़ी रही। बाहर खाला भी दरवाज़ा पीट पीट परेशान होती रही। एक कहीं कुछ खाकर तो नहीं पड़ रही, कौन सा इस अनहोनी शादी से खुश थी। बुलाऊं साथ वालों के नौकरों को आकर दरवाज़ा तोड़ें। मेरी इस उम्र में अच्छी परेड हो रही है, किस आफत में फंस गई मैं। खाला बी के साखरी इरादे ने इसे उठकर दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब वह ज़रा सी भी सुस्ती करती वो अपने इरादे को अमली जामा पहना ही डालती। एक क्या आफत टूटी है जो इस खुशी के मौका पर अटवाटी खटवाटी लिए कमरा बंद किए पड़ गई। कुछ बुरा लगा, किसी ने बुरा भला कहा। बंदा मुंह से तो कुछ फूटे, यूँ कमरा बंद करके पड़ रहना। क्या आदमी दीवारों से सर फोड़े, और कितना सताओगी तो मुझे। खाला भी अंदर आकर फटते हुए रो ही पड़ी। प्लीज़ खाला भी, मुझे तन्हा छोड़ दें, मेरे सर में दर्द है, प्लीज़। इसने बेख्तियार मिन्नत भरे अंदाज में उनके आगे हाथ जोड़ दिए, तो वह इसकी शक्ल देखते हुए बाहर निकल गई। इसने वहीं पड़ा अपना शोल्डर बैग उठाकर इसमें से सेल फ़ोन निकाला। 21 मिस्ड कॉल थी, 21 की 21 शहरियार की। वो हलक तक बेजार हो गई। यूँ अपनी कम नसीबी का बदला दोस्तों से लेना दुरुस्त है भला, जो मैंने किया, और एनी से भला मुझे क्या कदूरत है। और गोल्डी, क्या वाकई में इससे किसी अहम रिश्ता जोड़ने की मुतमन्नी थी? इसने अपने दिल में झांकते हुए ख़ुद से कहा। दिल का जवाब भरपूर नफ़ी में था। फिर मैं इन लोगों से क्यों खफा हूँ? बात बात पर इन्हें टीज़ करने की कोशिश करती हूँ। अपनी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार क्या मैं इन्हें समझती हूँ? दिल का दूसरा जवाब भी भरपूर नफ़ी में था, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। इसके बुझे हुए दिल से थकी थकी आवाज़ आई। वो मेरे साथ जो भी करें, मुझे किसी को हर्ट करने का हक़ नहीं। खामोशी से अलग हट जाना और बात है, यूँ नाराज़ करके किसी को निकाल देना और बात। वो ख़ुद को समझाते हुए उठकर बैठ गई। मुझे यूँ उनको नाराज़ नहीं करना चाहिए था, ख़ास तौर पर गोल्डी और एनी को। और गोल्डी तो, इसने तो हर कदम हर टेंशन में मेरा साथ दिया है, और मैं इसकी मंगनी एनी से होते खामखा की दुश्मनी पाल कर बैठ गई हूँ। इसने बेख्तियार सॉरी लिखा और गोल्डी के नंबर पर सेंड कर दिया। कितनी देर इंतज़ार करने के बाद इसने वक्फे वक्फे से 3 बार और ये मुख्तसर सा मैसेज सेंड किया। अपने इस खुफिया गोशे में पहुँचो, मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। एग्जैक्ट 6 o'clock गोल्डी। वह बुलंद आवाज़ में नारा हुर्रे का मालती उठ खड़ी हुई। इसके पास तैयार होने के लिए, इस गोशा आफियत में पहुँचने के लिए फ़कत 55 मिनट थे। मगरिब में डूबता सूरज का गोल थाल उनकी हालत पर खिलखिलाकर हंसा था। तुम्हें याद रहा कि मुझे ही पसंद है? वो हैरत आमेज़ खुशी और बच्चों किसी मासूमियत के साथ बोली। लो, ये सब मुझे नहीं याद होगा तो क्या तुम्हारी जुमा 8 दिन के मंगेतर को याद होगा? गोल्डी मज़े से हरे हरे गुच्छों में लगे मोटे मोटे लीची के दाने तोड़कर इसे थमाते हुए बोला। वो दोनों वाघा बॉर्डर के रास्ते में आने वाली नहर BRB के इस तन्हा अकेले दरख्तों में छुपे कदरे अलग थलग से गोशे में जीन्स के पाइचे पंडलियों तक फोल्ड किए ठंडे ठार पानियों में पैर डुबोए बैठे थे। ये गोशा इन दोनों की मुश्तरका दरियाफ्त था, अगरचे इस दरियाफ्त का सेहरा उनकी गाड़ी की ख़राबी के सर बनता था, जो ऐन दरख्तों के झुंड से परे सड़क से उतरकर कच्चे में ख़राब हुई थी। फिर तो जब भी इन दोनों का एक दूसरे की कंपनी में एंजॉय करने का मूड होता तो चुपके से इधर आ निकलते। नहर का मुंह यहाँ से खुला था और नहर की तरफ उतरती ढलवान खूब फिसलने वाली थी, जिसकी वजह से इस जगह मन चले भी कम ही रुख करते थे। खुद वो दोनों भी खूब ध्यान से कदम जमाते उतरते थे, एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे, और फिसलने के बाद डूब जाने का खौफ दोनों को यूं भी नहीं था कि दोनों ही बेहतरीन तैराक थे, स्विमिंग में मेडल होल्डर। और पता है, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। गोल्डी ने बाहर से हरी अंदर से खूब पक्की रसीली लीची का छिलका उतार कर गुठली समेत इसके खुले मुंह में डाल दी, तो तेज़ तेज़ मुंह चलाते हुए गुठली पानी में फेंक कर इसने गोया इत्तला दी, तुम जैसी बदअखलाक लड़की के साथ यही होना चाहिए, और ये मेरी बैड लक तुम्हारी गुड लक है जो तुम्हें मुझ जैसा अच्छा दोस्त मिला। राइट, बल्कि इस वक्त तुम जो भी कहोगे तुम हक पर होगे, वो सर धुनने वाले अंदाज में बोली तो गोल्डी ने इसके कंधे पर धप लगा दी। संभलते संभलते भी कितना आगे तक फिसलती चली गई, और इसके मुंह से निकलने वाली बेख्तियार चीख ने सड़क से गुजरती सुस्त रफ्तार गाड़ी को बेख्तियार रुकने और दरख्तों के झुंड का रुख करने पर मजबूर कर दिया। बहुत कमीने हो तुम, घटिया बेहुदा, अभी गिर जाती मैं। अपनी कमीनगी दिखा दी ना तुमने। इससे बदिक्कत गोल्डी ने पूरी कुव्वत से खींचकर ऊपर किया। इसके अपने गिर जकड़े बाजुओं के हल्के से निकलते हुए उड़े उड़े हवास को बहाल करते हुए बुलंद आवाज़ में बोलती चली गई, अभी तुमने मेरी कमीनगी देखी कहाँ है? कहो तो दिखा दूँ। गोल्डी ने झटके से इसे बाजुओं में लेकर एकदम से छोड़ दिया, और वो जो संभलने जा रही थी बेख्तियार इसकी शर्ट के कॉलर को खींचती इससे लिपट गई,
और दरख्तों के पीछे आते शहरयार के कदम वहीं पत्थर होकर रह गए। उसकी आंखें ये कौन सा मंजर देख रही थी? इसने बेयकीनी से आंखें झपकाईं। मंजर इसी तरह मौजूद था। क्या मैं ये दुरुस्त कर रहा हूँ जो करने जा रहा हूँ? इसे जो कई रातों से इस रात के ख्याल से नींद ही नहीं आ रही थी कि इसकी ज़िंदगी में आने वाली ये रात कैसी खुशियों भरी होगी, कैसे इसके दिल की मुरादों को पूरा करने वाले दिन का सूरज अपने दामन में छुपा कर लाएगी और इसे इस रात तो कम से कम नींद ही नहीं आएगी। और नींद इसे वाकई नहीं आ रही थी, खुशी की वजह से नहीं, शाम के इन आखिरी लम्हात में देखे जाने वाले इस मंज़र के नतीजे में जन्म लेने वाले ख़दशों और वसवसों के बाइस। मालूम नहीं कैसी ख़तरे की घंटी इसके अंदर शाम से बजे जा रही थी। इसके अंदर शोर करती वो घंटी बार बार आखिरी कोशिश के तौर पर इसे भाग जाने का मौका फराहम कर रही थी। आखिरी मौका आखिरी लम्हे तक मौजूद होता है। क्या भागना मुमकिन है? इसने थक कर वहशत भरे अंदाज में अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। इस इन लम्हात में डॉक्टर फास्टस की याद ने एकदम से अपनी हालत को ऐन इस जैसा महसूस करना शुरू कर दिया। मैं तो कोई इतना संगीन सौदा नहीं कर रहा। खुदा न खास्ता ख़ुद को, अपनी रूह को, अपने ईमान को तो फ़रोख्त नहीं कर रहा। सिर्फ थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी आसाइश अगर आपको किसी शॉर्टकट के ज़रिए मिल रही है तो इसे पा लेने में कोई हर्ज भी नहीं। और आजकल यही सब तो हो रहा है। तो क्या वो सब अमीर लड़कियों से शादी करने वाले डॉक्टर फास्टस बन जाते हैं? ला हौल वाला कुव्वत। इसने लबों में बुड़बुड़ा कर जैसे खुद अपने ख्यालात की तरदीद की। इसके अंदर छाई धुंध छटने लगी थी। अगर ये रिस्क लेकर भी थोड़ी सी खुशी, ज़रा सा ऐश और मामूली सी बरतरी न मिल सकी तो? और जिस तरह वो अपने दोस्त के साथ, ये तो इस क्लास में मामूल की बात है, मायूब नहीं। मुझे मेरा मकसद भी ना मिल सके और ये मुफ्त की अजियत मेरी जान को लग जाए तो भी इसका हल मौजूद है। थोड़ा बहुत फ़ायदा जितना मुमकिन हो सका हासिल करेंगे और लात मार देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इधर कौन सा दिल जिगर टिकटिकी पर बांध रखा है? मोहब्बत ही तो है। यूं फारिग कर देंगे इस मोहब्बत को। इसने ज़ोर ज़ोर से 2 चुटकियां बजाईं और इसके अंदर छाया सारा गुबार कहीं नामालूम सिमतों में रूपोश हो गया और टनाटन ख़तरे का घंटा भी कहीं सर निहुड़ा कर पड़ गया। मैं अपने मकसद के हसूल के लिए ऐसा एक मंज़र तो क्या हज़ारों मनाजिर देख कर बासानी आँखें बंद कर सकता हूँ। सो शहरयार मियाँ, दिल को सीने से निकाल कर किसी लॉकर में रख दो। ना ये सीने में होगा, ना खामखा की डिस्टर्ब करेगा तुम्हें। और ये जो ऐमन बीबी को हम जैसे हैंडसम हम सफ़र का साथ मिल गया तो ये गोल्डी जैसे ख्वाजा सिरा खुद ही दुम दबा कर भाग जाएंगे। इस मामले में मुझे खामखा पॉजेसिव होने की ज़रूरत नहीं। आज की रात के हवाले से खुशियों के जितने भी सुहाने सपने सोच रखे थे उनको याद करने का वक्त है। ऐसी रात दोबारा नहीं आएगी। और ये खाला भी ने तो मुझे ऑफ़र की थी आकर रात यहीं गुजार दूँ। मुझे ये अक्कड़ आई हुई थी शाम को इन दोनों को यूँ साथ साथ बैठे देखकर, वरना अब अच्छा भला एसी कमरे में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा होता। कम से कम मनहूस पले मच्छरों से तो जंग ना करनी पड़ती। आज से इस गैरत, खुददारी, शर्म लिहाज पर बैन जो मिलता है खींच लो। बस एक ही मकसद। वो एक लंबा सांस लेते हुए बिस्तर पर लेटकर आने वाले दिन के बारे में सोचने लगा।